हेलो नाइन्थ क्लास। अब जो तुम्हारा चैप्टर जो तुम्हारा चल रहा था वो चैप्टर नंबर 5th, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5th, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग के टॉपिक्स तुम कवर कर चुके हो, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो मुझे यार इस वीडियो में लेने हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है, हमें पता है। ठीक है, सेल इज द बेसिक एंड नेसेसरी यूनिट ऑफ लाइफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी किससे बनी हुई है? लॉट्स ऑफ सेल से बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो सेल की रिक्वायरमेंट है ही है। सेल जो है, सेल के ग्रुप ऑफ सेल से बॉडी बनी हुई है, टिश्यू बनता है सेल की हेल्प से, फिर उसके बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जाके बॉडी बनती है। तो सेल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब इसमें तुमने पढ़ा कि सेल जो है, सेल से ही सारे फंक्शंस बॉडी के होते हैं। ठीक है, सेल को हम एक ये कह सकते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद सेल को डिस्कवर किसने किया? ये हमने पढ़ा। किसने थ्योरी दी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, 1665 में। ये सब हमने बातें पहले पढ़ी हैं। उसके बाद अब हमने जो इस लेक्चर में टॉपिक लेना है वो क्या लेना है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो सेल है वो किससे मेडअप है, सेल किससे बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें ये बात करेंगे सेल किससे मेडअप है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये बताना है सेल इज मेड अप ऑफ कौन कौन से ऐसे 3 पार्ट है। जैसे मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूं, अगर मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पे ये बना दिया मैंने, इसके अंदर ये सारे छोटे छोटे से क्या है? सेल्स हैं। ठीक है, ये सारे मैंने सेल्स बता दिए इसके अंदर। और सबसे पहला जो सेल, व्हाट सेल कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, सेल में सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम वो क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज दिस? यू हैव कंप्लीटेड योर नोट्स। ओके, तुमने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम थ्योरीज की समझ रहे हैं कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने ये सेल बनाया, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? ठीक है, मतलब बाहरी परत क्या है जो जिसने सेल को कवर किया हुआ है, उसका जो कवर किया हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मतलब कि जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसका दूसरा नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सेल के अंदर किस चीज की एंट्री होनी है, किस चीज का एग्जिट होना है, उसको उसकी डिसाइड करता है, उस चीज को डिसाइड करता है कि सेल के अंदर बाहर से कोई चीज किसको परमिशन देनी है। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर उसको कोई रिक्वायरमेंट है किसी चीज की तो बाहर से बुलाएगा, या फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको तो वो बाहर जाने देगा। तो ये जो परमिशन गाइड करता है, ग्रांट करता है, ये कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, किसी बात समझ आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाइन जरूर लिखोगे, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सेल। ठीक है, इट अलाउज, यहाँ लिख लेना, इट अलाउज, अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर के मटेरियल्स अगर बाहर भेजने हो, बाहर वालों को अंदर बुलाना हो, तो ये चीज कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। ठीक है, पता लग गया। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही तो सिलेक्ट करता है ना कि किस चीज की एंट्री करवानी है और किस चीज की एग्जिट करवानी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पता लग गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इजी सा है,
तो इसको तुम ऐसे याद कर लेना कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड हमारा इसमें क्या होता है, देखो मेन जो 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और दूसरा होता है इसके अंदर जैसे सेल है, सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर मोस्ट ऑफ द सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तुम्हें वैसे भी पढ़ा होगा न्यूक्लियस तो हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। ये सेल के अंदर कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तुम क्या पढ़ोगे कि व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या बताते हैं, डबल लेयर कवरिंग होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियस की एक डबल लेयर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की एक डबल लेयर की कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने बता दिया। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं कुछ जो अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर से कुछ मटेरियल्स को अगर बाहर ट्रांसफर करना हो तो वो कौन करता है, किस चीज की हेल्प से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो मतलब बाहर क्या है, न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म, तो मतलब न्यूक्लियस से जो मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ जाने हो तो वो जो काम करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। ये बात हमें पता लग गई। उसके बाद मतलब न्यूक्लियस में क्या कंटेन होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, न्यूक्लियस में इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स में मतलब कि क्या है, क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं कि जिससे मतलब इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन से फीचर्स जा रहे हैं वो सब हमें कैसे पता लगता है, क्रोमोसोम से पता लगते हैं। जीन्स सुना होगा तुमने, जैसे पेरेंट्स से आगे चिल्ड्रन में जो जीन्स जाते हैं उनके जो नेक्स्ट जनरेशन में वो कहाँ किससे मिलते हैं, वो क्या कौन बताता है, क्रोमोसोम्स। और वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। पता लग गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स में क्या कंटेन होता है, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर। इनहेरिटेंस मतलब कि जो फीचर्स पेरेंट्स से बच्चे में इनहेरिट हुए, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, किसकी फॉर्म में मिलते हैं वो फीचर्स, डीएनए, ठीक है। ये तुमने सब पहले पढ़ा भी हुआ है, डीएनए के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हमने रीडिंग करना था, हमें पता लग गया मेन क्या है न्यूक्लियस का काम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जो मतलब कि जो फीचर्स इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अभी जो थर्ड पार्ट है इसका, सबसे पहला पार्ट पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस, और अब थर्ड नंबर पे तुम क्या पढ़ने वाले हो, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है ये देखेंगे अब हम इसमें। देखो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, एक मतलब कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, या फिर एक फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज दिस, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड होता है, मतलब कि जैसे मैंने तुम्हें बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म किस फॉर्म में होता है, फ्लूइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, फ्लूइड होता है जो कहाँ पे, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग थी उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है वो होएगा, और उसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिस अब हम बाद में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। हर सेल ऑर्गेनेलिस का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आती है नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिस अभी बताया, एवरी सेल अपना, हर एक सेल का एक मेम्ब्रेन होता है,
अराउंड टू कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि बाहरी एनवायरनमेंट से अपने आप को अलग रखने के लिए हर एक सेल के पास कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, मतलब जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं बाहर के इन्वायरमेंट से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, उनके पास अपनी कुछ अलग केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है, फंक्शंस अलग होते हैं। तो ये सब कौन डिस्क्राइब करता है? सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। तो अब हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेलिस आती हैं वो कौन सी आती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं? सेल ऑर्गेनेलिस का टॉपिक हमने ले रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस। और सेल ऑर्गेनेलिस में सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, मतलब कि बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स शीट्स आपस में मिक्स होती हैं, ठीक है। लार्ज उनका क्या बनता है? नेटवर्क बनता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, आपस में जब मतलब मिल जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ट्यूब्स जो मतलब लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबल फॉर्म में होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर्स बनवाए थे प्लांट सेल एनिमल सेल के, उसमें तुम देख सकते हो उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, तो वो किस टाइप से कैसे कहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है RER और एक होता है SER। इस बात का ध्यान रखना है, दो टाइप के होते हैं, RER और SER। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि क्यों RER लुक्स लाइक अ रफ, हम बोल रहे हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों रफ क्यों है? क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं इट हैज अ पार्टिकल्स, इसके अंदर एक रफ पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। अब तुमने ये वर्ड सुना हुआ है, हमने उसमें पढ़ा था नोट्स में कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं? तो अब मैं राइबोसोम्स किसका पार्ट है? इसी का ही पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ माइक्रोस्कोप से चेक करने के बाद कुछ रफ पार्टिकल्स दिखे जिसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स बोल दिया उसको। उसके बाद राइबोसोम्स जो मतलब क्या है? राइबोसोम्स क्या है? जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है मेनली। अगर हम मतलब बेसिक पढ़ रहे हैं, राइबोसोम्स क्या है? जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है राइबोसोम्स। तो ये मेन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। पता लग गया राइबोसोम्स क्या करता है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब जो प्रोटीन इसने मैन्युफैक्चर किया, प्रोटीन जो इसने स्टोर किया, बनाया, वो सारा इसने सेल को जहां उसको नीड थी सेल के अंदर प्रोटीन की, उसको सेंड कर देता है ER की हेल्प से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से, ठीक है। और जो SER होता है, जो मतलब स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स, ठीक है। SER किसको करता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को स्टोर करता है, ठीक है, और लिपिड्स को स्टोर करता है। तो ये दीज आर द बेसिक थिंग्स which you have to learn in this chapter, okay। so इसमें हमें ये पता लग गया, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली कौन सी हमने सबसे पहले पढ़ी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? राइबोसोम्स पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, क्या आते हैं? गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या कहते हैं? इसको मतलब तुम अपनी प्रोनाउंसिएशन में गोल्जाई बोलते हो, गोल्गाई बोलते हो, क्या बोलते हो, ठीक है, वो देख लेना। गोल्गी अपरेटस इसमें क्या है देखो। नेक्स्ट ये सेल ऑर्गेनेली है। गोल्गी अपरेटस इसमें क्या है?
ये फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था इसको। एंड इसमें कुछ बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, अरेंज्ड किसमें होते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल जब ऐसे अरेंज्ड होती हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या होता है ये, मतलब इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ इसका कनेक्शन होता है। एंड जो इसका मतलब मेन काम क्या होता है कि ये कुछ पैकिंग मटेरियल सेव करके रखती हैं, ठीक है। द मटेरियल्स इन दिस इज नियर द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम packaged and dispatched to various targets inside and outside of the cell through the Golgi apparatus। गोल्गी अपरेटस से मतलब ये क्या कर रखती है, सबसे पहले मटेरियल्स को पैक करके रखती है, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ बाहर भेजना हो, कोई मटेरियल पैक करके रख लिया उसने गोल्गी अपरेटस ने, उसके बाद इसकी हेल्प से वो किसी और के पास मटेरियल्स जाते हैं, किसी और ऑर्गेनेली के पास, ठीक है। तो इस फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर करके रखना, मतलब पैक करके रखना। स्टोरेज भी होता है, मॉडिफिकेशन भी होता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन कोई चेंज करना हो तो वो फंक्शन चेंज भी हो उसके अंदर, मतलब कोई जैसे कुछ भी चेंज करना है सेल के अंदर तो वो गोल्गी अपरेटस करता है, स्टोर करके रखता है मटेरियल को, ठीक है। मटेरियल को मॉडिफाई भी कर सकता है और पैकिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके 3 फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन गोल्गी अपरेटस के, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता लग गया ये क्या होता है, और ये हम सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तुम ये लिख चुके हो सारा नोट्स में, इसीलिए अब मैं बता रही हूँ इसको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। मतलब सेल का जो सारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी हम बताएंगे, इसके अंदर एटीपी यूज होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस है, जितनी एनर्जी भरी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो एनर्जी को मतलब एनर्जी का काम करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, सारी पावर सेल की किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल एक्टिविटीज लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसकी फॉर्म में, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। तो एटीपी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पता लग गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज लाइफ को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। उसकी इस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। एंड व्हाट इज एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इट्स फुल फॉर्म इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये है। और उसके बाद हमारे पास आता है एटीपी, ये हमें पता लग गया, बॉडी एनर्जी यूज करती है जो एटीपी में स्टोर होती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क के लिए, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल वर्क करना हो। एक ये सेल ऑर्गेनेलिज्म पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज्म नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, जितनी हमारे पास बची हैं। अभी जितने तुमने नोट्स लिखे थे मैंने उसके अकॉर्डिंग बताई हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया था सेल वॉल, मैंने यहाँ पे नहीं बताई थी। वैसे जो सेल कंसिस्ट मैंने तुम्हें बताया 3 चीजें करती है, कौन कौन सी मुझे बताओ, रिकॉल करो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, और मैंने साइटोप्लाज्म बताया था, और क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेकिन एक और होता है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, इसीलिए मैंने वहां पे नहीं बताया, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है यही सेल वॉल, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है, प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अदर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक अदर कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है, ठीक है। और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। तो ये किससे बनी होती है, याद रखना, सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। ओके, ठीक है, ये सारा नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज्म नेक्स्ट चैप्टर में लेते हैं। ओके, सो थैंक यू।